नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने पर की चर्चा। भविष्य के लिए भारतीय कूटनीति का रोड मैप तैयार। गृह मंत्री अमित शाह का लद्दाख दौरा। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का करेंगे दर्शन। साथ ही 10,000 लीटर उत्पादन की क्षमता वाले डेयरी प्लांट की रखेंगे आधारशिला। पश्चिम बंगाल में पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया को लेकर टीएमसी का स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा। चुनाव आयोग ने किया स्पष्ट, सभी राजनीतिक दलों को पहले ही कर दिया गया था सूचित। नियम के तहत चल रही है प्रक्रिया। सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित और सील। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान अमेरिका के साथ डील करने के लिए आतुर। उसकी अर्थव्यवस्था हो चुकी है पूरी तरह से तबाह। ईरान ने कहा कि अगर फिर से हमले हुए तो मिलेगा करारा जवाब। और थॉमस कप क्वार्टर फाइनल में आज भारत की टक्कर चीनी ताइपे से। जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाने की होगी चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी दी कि इस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देकर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की और साथ ही अपने प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव को और गहरा करने पर भी चर्चा की। गौरतलब है कि 11वें हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 28 से 30 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका विषय 2047 के लिए भारतीय कूटनीति में सुधार था। अमित शाह लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वे भारत में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेंगे, जो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शुरू होगी। इसके अलावा अमित शाह करगिल में 10 TLDP क्षमता वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। और इससे पहले अमित शाह गुरुवार को लेह पहुंचे। उन्होंने एक्स पर एक संदेश में कहा कि कल लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लद्दाख वासियों के दर्शन के लिए उपलब्ध होंगे। शाह ने अपने संदेश में कहा कि मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी कल इन पावन अवशेषों के दर्शन का दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इन पवित्र अवशेषों के आगामी 2 सप्ताह तक लद्दाख वासियों को सुगमता से दर्शन हो सके। इस संबंध में आज लद्दाख के उपराज्यपाल, नेताओं और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम के अंदर बाहरी लोगों की मौजूदगी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए दावा किया है कि पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया सभी तय नियमों के अनुसार की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कल देर शाम संवाददाता सम्मेलन में इन आरोपों को खारिज किया और पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में बने जिला स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया 30 अप्रैल को शाम 4 बजे शुरू होनी थी, जिसकी घोषणा पहले ही की गई थी। साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी कोलकाता के सभी जनरल ऑब्जर्वर से इस प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहने का अनुरोध किया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि रिटर्निंग अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे
कि वह चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों को इस बारे में सूचित करें, ताकि अगर वे चाहें तो पूरी प्रक्रिया की सीधे तौर पर निगरानी कर सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कोई सीसीटीवी बंद नहीं किया गया। वहां के 7 ईवीएम के और एक पोस्टल बैलेट स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज लाइव टेलीकास्ट किया गया। सभी ईवीएम से भरे स्ट्रांग रूम सुरक्षित और सील किए गए हैं। मतदान वाले परिसर में स्थित स्ट्रांग रूम के गलियारे में शाम 4 बजे से बैलेटों के अलग करने का काम चल रहा था और ये सब टीएमसी के शशि पांजा, कुणाल घोष और बीजेपी के नेता काली को दिखाया गया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की गणना से पहले चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। आयोग ने अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को पूरी तरह से रोकने के लिए क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की है। नई व्यवस्था 4 मई को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाली मतगणना के साथ ही लागू हो जाएगी। ये नई डिजिटल पहल निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले 1 साल में शुरू की गई 30 से अधिक उन सुधारवादी पहलों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। देश भर में भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और इस दिन विशेष रूप से बौद्ध मठों और मंदिरों में पूजा, उपासना और ध्यान साधना की जाती है। साथ ही बुद्ध के सिद्धांतों और उनके उपदेशों का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी नागरिकों और दुनिया भर में भगवान बुद्ध के फैले अनुयायियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। देश में आज से डिजिटल गेमिंग के सेक्टर में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन नियम 2026 आज से प्रभावी हो जाएगा। ये नियम देश में अवैध सट्टेबाजी और मनी गेम्स पर लगाम लगाने के साथ साथ ई स्पोर्ट्स के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करेंगे। नए नियमों के तहत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का ऑनलाइन मनी गेम जिसमें दाव लगाना या मौद्रिक लाभ की अपेक्षा शामिल हो, पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा और इन खेलों के विज्ञापन और प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है। पश्चिम एशिया संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म करने का दावा किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और हर तरह का इक्विपमेंट लगभग खत्म हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की करीब 82% ड्रोन फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और वो डील करने के लिए बेताब है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की शर्त पर भी युद्ध विराम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने किसी भी दबाव में बातचीत से इनकार कर दिया है। भारत आज थॉमस कप क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की मजबूत टीम से भिड़ेगा, जहां उसकी नजर दूसरे खिताब पर टिकी है। 2022 में ऐतिहासिक खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर से नॉकआउट चरण में दमदार प्रदर्शन को तैयार है। ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहते हुए भारत ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबकि चीन से करीबी मुकाबले में हार मिली। भारतीय टीम की उम्मीदें लक्ष्य सेन पर टिकी होंगी, जिन्हें टीम को मजबूत शुरुआत देनी होगी। आयुष शेट्टी शानदार फॉर्म में है और लगातार 3 जीत के साथ टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी बनकर उभरे हैं।
और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।